पहले हम एक बड़े ही ब्रूटल और खूनी एरिना में पहुंचते हैं। ये एरिना बहुत ही ब्रूटल और ब्लडी है, लेकिन साथ ही देखने में एकदम स्टनिंग। ये जगह सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए है, जहां फाइट सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। पर ये नॉर्मल लड़कियां नहीं हैं। सारी कॉन्टेस्टेंट्स दुनिया की बेस्ट फीमेल फाइटर्स हैं। जितनी उनकी फिजिक अच्छी है, उसी तरह उनके लुक्स भी उतने ही अट्रैक्टिव। मैच में हर ब्रूटल अटैक देखकर वहां बैठे जेंटलमैन एक्साइटमेंट से दीवाने हो जाते हैं, और इन्हीं सब फाइटर्स में एक लड़की सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। शुरू में तो वो बस गलती से इस कॉम्पिटिशन में आ गई थी, लेकिन समझना मत कि वो कमजोर है। वो एक डेंजरस ओपोनेंट है। और बस 3 महीने पहले की बात है। ये लड़की जेन एक रेगुलर होटल वेट्रेस थी। उसके ब्यूटीफुल फेस और हॉट बॉडी की वजह से उसे हमेशा कोई ना कोई बदमाश गैंगस्टर टच करना चाहता था, पर ये उनके लिए एकदम रॉन्ग चॉइस बन जाती थी। एक बार एक आदमी उससे फ्लर्ट करने लगा और जेन ने उसको सीधे पीट दिया, और बस फिर क्या, जेन को यहाँ से निकाल दिया गया। और ये जेन की इसी महीने की तीसरी जॉब थी जिससे उसे निकाल दिया गया। वो लड़का जो पिटा था, उसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो अपनी गैंग के साथ पार्किंग एरिया में जेन का वेट करने लग गया ताकि उसको यहाँ मार सके। लेकिन जेन ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी से डर जाए। उसने उठकर उस बेचारे की ऐसी जगह एक जोरदार किक मार दी जहाँ दर्द सबसे ज्यादा होता है। जेन ने उन सबको मार मार के छोड़ दिया। एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा था, जेन ने उसे भी पकड़कर अच्छे से धो डाला। जेन इतनी ब्रेव इसलिए है क्योंकि वो बचपन से ही अपने पापा के साथ मार्शल आर्ट्स करती थी। 10 साल पहले उसके पापा एक वॉरियर थे जो एक कंपटीशन के लिए हांगकांग आने के बाद से ही गायब हो गए। ये बात हमेशा जेन के दिल में चुभती रहती। अब जेन बड़ी हो गई है और टफ भी, इसलिए आज उसने सोचा कि बैग पैक करो और हांगकांग चलो। जेन फाइनली डिसाइड करती है कि अब वो खुद हांगकांग जाकर पता करेगी कि उसके पापा को क्या हुआ। जेन अपनी माँ को अलविदा कहकर निकल पड़ती है, लेकिन जेन हांगकांग में बिल्कुल नई और अनजान थी, इसलिए बस से उतरते ही लोकल गैंग ने उसे ट्रिक से एक सुनसान जगह ले जाने का ट्राई किया। तब तक जेन समझ गई थी कि उन्हें बस उसका हैंडबैग चाहिए, तो उसने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जेन अकेली थी और वो लोग काफी सारे, इसलिए अकेली जेन उनका मुकाबला नहीं कर पाई। तभी एक औरत वहां आई और उसने उन सबको हरा दिया। जेन को धुंधला सा दिख रहा था, इसलिए वो उस औरत को सही से देख नहीं पाती। जब जेन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक टेंपल में पाती है। जिसने उसे बचाया था वो और कोई नहीं, मास्टर सू थी, जो हांगकांग में वुडांग सेक्ट के एक गुरु थी। रिकवरी के टाइम जेन उसकी काफी मदद करती है। वो उसके लिए टेंपल को अच्छे से साफ कर देती है, जो काफी वक्त से साफ नहीं हुआ था। मास्टर सू ने यहाँ की सफाई के लिए कुछ लोगों को भी लाया था, लेकिन वो भी यहाँ आकर सिर्फ टाइम पास करके चले जाते। जेन को यहाँ एक मरी हुई चिड़िया मिलती है। जेन उस पर बहुत दुखी होती है और मास्टर सू जेन को चुपचाप देख रही होती है। अब तुम्हें एक पुरानी बात बताता हूँ। 5 साल पहले मास्टर सू ने भी एक अंडरग्राउंड फाइट में हिस्सा लिया था। फाइनल मैच में उसका सामना हुआ था एक शाओलिन लड़की वाई से। दोनों की फाइट इतनी जबरदस्त थी कि विनर डिसाइड ही नहीं हो पाया। इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि मनी दोनों के बीच बराबर तकसीम किया जाए, लेकिन वाई ने प्राइज मनी बांटने से मना कर दिया। फिर इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि अगली फाइट तभी होगी जब तुम दोनों अपनी अपनी एक डिसाइपल लेकर आओगे, फिर वही डिसाइड करेगा विनर कौन होगा। तब से मास्टर सू अपनी डिसाइपल ढूंढ रही थी, और अब जब कंपटीशन के लिए सिर्फ 3 महीने बचे थे, तभी जेन वहां आ पहुंची। कोइंसिडेंस ये भी था कि जेन के यहाँ आने का असली गोल भी यही कंपटीशन था, पर प्रॉब्लम ये थी कि जेन की फाइटिंग स्किल्स अभी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अगर वो कंपटीशन में गई तो उसकी मौत पक्की थी। ये सुनकर जेन निकलने ही वाली थी, पर मास्टर सू ने बोला, अगर मैं इस छोटी सी चिड़िया को बचा सकी तो तुम मेरी डिसाइपल बन जाओगी और कंपटीशन में हिस्सा लोगी। उसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। फिर मास्टर सू ने अपनी मार्शल आर्ट्स पावर यूज की। उसने अपनी एनर्जी चिड़िया के बॉडी में भेजी और जेन की आंखों के सामने ही वो छोटी चिड़िया दोबारा जिंदा होकर उड़ गई। ये सब देखकर लगता था कि जैसे किस्मत ने जेन को यहाँ इस मास्टर सू के पास भेजा है। उस दिन से जेन की ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। सबसे पहला स्टेप था स्टैंस ट्रेनिंग, मतलब सीधे खड़े रहना और साथ ही बैलेंस भी बनाए रखना। बारिश हो या धूप, सुबह आंख खुलते ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, और शुरुआत में जेन के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। पर 2 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद जेन की स्किल्स इंप्रूव होने लगी। उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा हो गई, लेकिन अभी भी वो मास्टर सू के लेवल के आसपास भी नहीं थी। यहाँ तक कि एक बड़ा घंटा वो एक हाथ से बजा भी नहीं पाती थी, जो मास्टर सू के लिए बाएं हाथ का खेल था। उधर दूसरी तरफ शाओलिन आर्ट स्कूल में एक मिस्टीरियस लड़की आई। उसने एंटर करते ही 10 फाइटर्स को चैलेंज कर दिया। एक लंबी लड़की ने उससे फाइट की, पर तुरंत हार गई क्योंकि उस लड़की की पावर बहुत ज्यादा थी। उस मिस्टीरियस लड़की का नाम है लिंग। वो एक ऐसी लड़की है जो बस इधर उधर घूमती रहती है क्योंकि इसका अपना कोई घर नहीं है। शाओलिन स्कूल ने उसे एक ऑफर दिया, उसको रहने के लिए जगह, खाना और ट्रेनिंग, और प्रॉमिस किया कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। लिंग, जो वैसे तो एक भटकती हुई लड़की थी, ये ऑफर सुनते ही तुरंत मान जाती।
जाती है और बस अब कहानी और एक्साइटिंग हो रही है। एक तरफ जेन ट्रेनिंग कर रही है और दूसरी तरफ लिंग शाओलिन की तैयारी कर रही है। दोनों का टकराव अब बस आने ही वाला है। अब 3 महीने का वक्त ऐसे ही निकल गया। अब आ गया था वो दिन जिसका सबको इंतजार था, अंडरग्राउंड कंपटीशन जो हर 5 साल में होता था। ये एरिना दुनिया के अलग अलग हिस्सों से चुनी गई सबसे डेंजरस फीमेल फाइटर्स से भर जाता है। हर एक ने अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन किया और फिर ऑफिशियल टूर्नामेंट शुरू हुआ। सबसे पहली फाइट थी जेन की। उसका ओपोनेंट एक ताइक्वांडो फाइटर था। उसकी किकिंग पावर बहुत ही जबरदस्त थी। उसकी एक सॉलिड किक ने तो जेन का पूरा बैलेंस ही हिला दिया, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। लेकिन जेन ने गहरी सांस ली, अपने आप को कैल्म किया और ओपोनेंट की रिदम समझने लगी। पहले मैच की वजह से जेन थोड़ी स्टिफ थी, पर जैसे ही उसने कंट्रोल लिया, एक जबरदस्त किक मारी और अपने ओपोनेंट को एरिना से बाहर गिरा दिया और ऐसे ही पहली फाइट जेन जीत गई। अगले राउंड में एक लड़की स्टेज पर उतरते ही क्राउड शॉक हो गया। ये लड़की थी या कोई मर्दानी शक्तिमान, बॉडी पूरी तरह से अल्फा मर्द वाली, लेकिन उसकी ओपोनेंट है एक सिंपल सी काम लुकिंग लड़की। सबको लगा ये इजीली हार जाएगी, पर एक ही पंच में उसने उस बड़ी फाइटर को गिराकर सबको शॉक कर दिया। एरिना में हर फाइट अपना अलग ही रंग दिखाने लगी। हर कोई अपनी स्पेशल स्किल के साथ फाइट कर रही थी। इसी वक्त जेन को सच में समझ आया कि एरिना का टेंशन कितना ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डर जेन को तब लगा जब एक खतरनाक फाइटर स्वेटा रिंग में आई। वो इतनी क्रूएल थी कि ओपोनेंट ऑलरेडी गिर गया था, पर फिर भी उसने मारना बंद नहीं किया। उसने ओपोनेंट का सिर पकड़कर ब्रूटल पंचेस मार मार कर उसको खत्म कर दिया। और आज का लास्ट मैच था लिंग का, जो शाओलिन को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसकी ओपोनेंट थी एक इजरायली फाइटर। लिंग ने अपनी असली फाइटिंग स्किल्स दिखाई और उस इजरायली लड़की को एरिना से बाहर फेंक दिया, और ऐसे पहला राउंड उसने जीत लिया। विनर्स को थोड़ा रेस्ट दिया गया, लेकिन जेन ने रेस्ट करने के बजाय एक और काम करना था। उसने पहले जिन लोगों से अपना वॉलेट खो दिया था, उन्हें ढूंढ निकालने की सोची। अपने सीखे गए मार्शल आर्ट्स मूव्स यूज करके उसने उन्हें पीट दिया और अपने फादर का फोटो वापस ले लिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये सब एक्शन मास्टर सू ने देख लिया। वो गुस्से में थी कि जेन ने उसकी सिखाई गई स्किल्स को ऐसे ठग्स पर वेस्ट किया, और गुस्से में सू ने जेन को टेंपल से निकाल दिया। अब वो उसकी डिसाइपल नहीं रही। कंफ्यूजन में जेन सिर्फ अपने फादर का फोटो देखती रही। तभी उसे फोटो के पीछे एक बिजनेस कार्ड मिला जो उसे एरिना में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर के आदमी ने दिया था। तो जेन ने डिसाइड किया कि वो इस आदमी से अपने फादर के बारे में पूछेगी। होटल पहुंचने पर उसने अपने फादर की फोटो निकाली। उस आदमी का नाम था सैंग। सैंग ने फोटो देखी और तुरंत जेन के फादर को पहचान लिया। उसने बताया कि 10 साल पहले जेन के फादर भी इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन फिर अचानक फाइनल मैच के पहले वो डिसअपेयर हो गए और आज तक किसी को नहीं पता क्यों। जेन ने और डिटेल्स पूछनी चाहिए, पर सैंग चुप हो गया। अगले दिन शुरू हुआ सेकंड राउंड। इस राउंड में फाइटर्स को वेपन्स यूज करने की परमिशन थी। जैसे ही गोंग बजा, पहला मैच स्टार्ट हो गया। एक फाइटर जो व्हाइट क्लोथ्स में थी स्पीयर लेकर एरिना में आई और तुरंत ही अपर हैंड ले लिया। उसका ओपोनेंट ननचक्स यूज कर रहा था, और ननचक्स सिर्फ क्लोज रेंज में काम करते हैं। व्हाइट क्लैड लड़की ने तुरंत अपना स्पीयर घुमाया और ओपोनेंट के शोल्डर में घुसा दिया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उस ओपोनेंट ने अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज बना लिया और एक जबरदस्त किक मार के व्हाइट क्लैड लड़की को बाउंड्री के बाहर उड़ा दिया। अब कहानी और भी गर्म हो गई है। एक तरफ जेन अपनी डिसाइपल वाली जगह खो चुकी है और दूसरी तरफ कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। अब आती है जेन की बारी। उसका ओपोनेंट एक बड़ी सी तलवार लेकर आया। जेन ने भी उसी रेंज की स्वॉर्ड चुन ली। दोनों सीधा एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन ओपोनेंट ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए थोड़ी देर में जेन डिसएडवांटेज में आ गई। फिर भी उसने अपने ओपोनेंट के तेज अटैक्स का फायदा उठाया और एक ओपनिंग पकड़ के उसकी बैक पर स्लैश मार दिया। उसके बाद जेन ने तुरंत अगला मूव लगाया और ओपोनेंट को कंट्रोल में कर लिया। अब उसने उसे काउंटर करने का कोई चांस नहीं दिया, पर यहाँ ओपोनेंट उसके हाथ की तलवार तोड़ देती है। तभी जेन थोड़ी कंफ्यूज थी कि अब मैं क्या करूं। तब उसे एक जोर का किक पेट में लगता है। ओपोनेंट फाइनल स्ट्राइक करने ही वाली थी कि जेन ने जल्दी से उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड का हिल्ट उठाया और सीधा उसके सिर पर फेंक दिया। उससे वो बेहोश हो गई। ऐसे करके जेन मुश्किल से बच गई और मैच जीत लिया। तीसरा राउंड स्वेट्टा और जेन की नई दोस्त कैसिडी के बीच हुआ। जैसे ही स्वेट्टा स्टेज पर आई, उसने अपनी तलवार एकदम कॉन्टेम्प्ट के साथ फेंक दी, जैसे उसे उसकी जरूरत ही ना हो। और वैसे भी वो खुद बहुत स्ट्रांग थी। सिर्फ एक पंच में उसने कैसिडी का हाथ डिसेबल कर दिया। फिर उसने उसे जमीन पर दबा दिया और बिना रुके ब्रूटल पंचेस मारने लगी। उस वक्त कैसिडी बाउंड्री के बाहर क्रॉल करके सरेंडर करना चाहती थी, लेकिन उस स्कार्ड औरत ने उसे एक चांस तक नहीं दिया। सबके सामने और खासकर जेन
जेन की आंखों के सामने स्वेट्टा ने अपनी तलवार से कैसिडी का गला काट दिया। ये जेन की एक लौटी दोस्त थी जिससे वो यहाँ बात करती थी। ये देखकर जेन बिल्कुल टूट गई और लॉकर रूम में जाकर पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गई और उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। अपनी दोस्त को सामने मरते देखकर जेन बिल्कुल शॉक हो गई। सबसे बुरा ये था कि उसका अगला ओपोनेंट स्वेट्टा ही थी। जेन अंदर से बहुत डर रही थी लेकिन अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच बाहर लिंग अपना मैच लड़ रही थी। काफी टफ फाइट के बाद वो भी सेमीफाइनल जीत गई। तभी जेन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और दोबारा स्टेज पर आई। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन था। स्वेट्टा के अटैक्स के सामने भी वो बिल्कुल रिलैक्स्ड दिखी और फिर जेन ने कंटिन्यूअस अटैक्स स्टार्ट कर दिए। लेकिन स्वेट्टा की टफनेस देखने लायक थी। वो बिल्कुल पागल शेरनी की तरह आई, जेन को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर किक्स और पंचेस बरसाने लगी। इतने स्ट्राइक्स के बाद जेन बिल्कुल बेहोश सी हो गई। सबको लगा जेन मर गई है, लेकिन तभी वो वापस खड़ी हो गई। ये देखकर स्वेट्टा और भी गुस्से में आ गई और सीधा उस पर कूद गई। लेकिन अब जेन एकदम बदल चुकी थी। उसने बिना रुके स्वेट्टा पर रूथलेस अटैक्स शुरू कर दिए। हर एक पंच, हर एक किक एकदम परफेक्ट लैंड हो रहा था और इस बार उसने उसे कोई चांस नहीं दिया और इसी तरह आखिर में स्वेट्टा हार गई। जेन की फाइट के दौरान पसलियां टूट गई थी। जब वो वापस वेटिंग रूम आई तो सैंग भी वहां आ पहुंचा। उसने कहा कि तुम्हें अपने फादर का रास्ता फॉलो करना चाहिए। फिर उसने सच रिवील किया। जेन का फादर भी कभी फाइनल तक आया था, लेकिन खुद जीतने के लिए सैंग ने उसे ही मार दिया था क्योंकि उसने बेट जेन के फादर के ओपोनेंट पर लगाई थी और अब सैंग चाहता था कि वही चीज जेन के साथ रिपीट करे। लेकिन उसने देखा कि जेन ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुकी है फाइनल जीतने के लिए, इसलिए सैंग उसे छोड़ देता है। जख्मी जेन सीधा मास्टर सू के पास गई। उसने अपनी गुरु से विनती की, प्लीज मुझे हील करो ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। लेकिन सू पहले मना कर देती है क्योंकि वो चाहती थी कि जेन हमेशा रिवेंज के पीछे ना भागे। पर फिर सू को अपना पुराना दर्द याद आया। सैंग ने उसके लवर को भी कभी मार दिया था। वो सब सच सू जानती थी पर दिल के कोने में छुपा रखा था। इसी वक्त जेन ने अपने फादर की फोटो निकाली। उसके पीछे एक लाइन लिखी थी, शैतान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अच्छे लोगों को अंधा बनाने की। ये पढ़कर सू समझ गई कि इस बार सैंग को जीतने नहीं देना। उसने डिसाइड किया कि वो जेन के जख्म रात भर हील करेगी। अगले दिन सैंग यहाँ अपनी जीतने की खुशी मना ही रहा था कि तभी सू अपनी डिसाइपल की कोच बनकर फाइनल में उसके साथ आई। जब सैंग ने देखा कि जेन रिकवर हो गई है, उसका चेहरा उतर गया। फाइनल के लिए लिंग भी ऑलरेडी वहाँ इंतजार कर रही थी। रेफरी के सिग्नल के साथ ही फाइनल मैच शुरू हो गया। लिंग, जिसे कोई चोट नहीं लगी थी, एकदम कॉन्फिडेंट थी। स्टार्ट होते ही उसने भयानक अटैक्स लॉन्च कर दिए। दूसरी तरफ जेन का हाल पहले ही बुरा था। वो बस लिंग के अटैक्स को ब्लॉक ही कर पा रही थी। फाइट बैक करने की ताकत ही नहीं थी। लेकिन लिंग ने उसकी इंजरीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और भी जबरदस्त पंचेज बरसाती रही। एक हैवी पंच जेन के सिर पर पड़ा और वो लड़खड़ा गई। क्राउड को लगा अब तो मैच खत्म, जेन हार गई। लेकिन उसी मोमेंट जेन ने भीड़ के बीच अपने फादर की तस्वीर देखी जो उसकी तरफ देखकर एक तसल्ली भरी नजर दे रहे थे। बस वही लुक उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट भर देता है। इस बार जेन ने अपने दर्द को भूलकर सीधा काउंटर अटैक स्टार्ट किया। उसका पहला तीखा किक सीधा लिंग के फेस पर लगा। फिर उसने कंटिन्यूअस पंचेज और किक्स बरसाए जिससे लिंग डिफेंड ही नहीं कर पाई और लास्ट में एक जबरदस्त किक ने लिंग को स्टेज से उछालकर सीधे पानी में गिरा दिया और इस तरह फाइनल अपनी जेन जीत जाती है। सैंग, जो अपनी बेटिंग के पूरे तरह से फेल होने पर भागना चाहता था पर देर कर गया और पकड़ा गया। जेन उससे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है अपने जुर्म कबूल करने का। तो सैंग भी यहाँ अपने सारे जुर्म कन्फेस करता है। उसके विक्टिम्स में वाई के रिलेटिव्स भी शामिल थे जो कि वाई को लगता था मास्टर सू की वजह से मारे गए हैं और उसी वजह से वो मास्टर सू से इतनी नफरत करती थी। लेकिन अब सैंग को मार देना बेकार था, उसे लॉ के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह सू और वाई के बीच सालों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। बाद में वो डोंग और शाओलिन और भी कनेक्टेड हो गए। दोनों ने मिलकर नए डिसाइपल्स रिक्रूट किए और उन्हें ट्रेन करना स्टार्ट किया और यहीं पर कहानी ऑफिशियली खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली ब्लॉकबस्टर कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।